उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश कर दिया गया है। इस पास होने के बाद ये कानून बन जाएगा। कानून बनने के बाद राज्य की क्या स्थिति होगी, समाज पर इसका क्या असर पड़ेगा, क्या क्या बदलाव होंगे, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी कुमार दुबे जी। सर, India.com में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अभी आपको ही पता है कि विधानसभा में बिल पेश किया गया है। अगर ये कानून बन जाता है तो इस जो ये बिल है, जब ये लॉ बन जाएगा, उसमें क्या क्या प्रावधान है जिससे स्थिति चेंजेस आएंगे वहाँ पर? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी भी देश में जो यूनिटी है या एक रूपता है, एक जैसे कानून होने चाहिए, उसकी वकालत करता है। यानी जब देश में तमाम धर्म के लोग रहते हों लेकिन उनके कानून अलग अलग हों, तो जो संविधान की मूल भावना होती है, जो हमारा सबसे बड़ा होली बुक होता है, वो मूल भावना के खिलाफ होता है। अब देश में दो तरह के कानून, एक कानून जो कोडिफाइड है, जिसको पार्लियामेंट ने पास किया है, एक कानून जो एक धर्म के लोगों पर लागू होता है, एक कानून जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स से निकला हुआ है, जो कोडिफाइड नहीं है, जिस पर जो बेसिक इसेंशियल टेस्ट है संविधान का कि लॉ डिराइव्ड फ्रॉम पार्लियामेंट, वो नहीं है। वो जो है वर्गीकृत करता है दो क्लासेस को, एक क्लास जो कानून कोडिफाइड को फॉलो करती है, एक क्लास जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स के कानून को फॉलो करती है। तो जो एक रूपता की मूल भावना संविधान में निहित है, वो पूर्ण नहीं हो पाती है। और इसीलिए एक जैसा जब कानून होगा, तो जो हमारा फंडामेंटल राइट है संविधान का, जो कहता है महिला को महिला से, पुरुष को पुरुष से, जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर, या उसके जन्म लेने के आधार पर क्लासिफाई करके उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। वो डिस्क्रिमिनेशन तभी खत्म होगा जब एक जैसा कानून होगा। और इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो राज्यों को विजडम पे छोड़ा गया था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में कि राज्य भी कानून बना सकते हैं, उसका एक नायाब उदाहरण हमने उत्तराखंड में देखा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर वहाँ पर जो विधानसभा है बहस चल रही है, और उसके बाद ये जो है कानून बन जाएगा। यूसीसी में एक चीज़ का जो बिल आया, इसमें जिक्र है लिव इन रिलेशनशिप, जो कि मॉडर्न सोसाइटी अडॉप्ट कर रही है। इसमें कहा गया है कि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो 6 साल तक की जेल हो सकती है, जुर्माने का भी प्रावधान है। इसे आप किस तरह देखते हैं? देखिए, महिला को सम्मानपूर्वक जिंदगी जीने देने का अधिकार, और उस लिव इन रिलेशनशिप से अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके रखरखाव का, उसकी संरक्षकता का, उसको संपत्ति में अधिकार का, या वो लिव इन रिलेशनशिप शादी में अगर वो आपस में नहीं कर पाते हैं और उसके बीच में उनका विच्छेद होता है किसी वजह से, टेम्परामेंटल डिफरेंस की वजह से, किसी वजह से, तो वो महिला क्या सोशल स्टिग्मा फेस करेगी। वो उसको इंश्योर करने के लिए ये ज़रूरी है कि लिव इन रिलेशनशिप में एक महिला और पुरुष अगर रह रहे हैं तो वो सरकार को बताएं, या जो एजेंसी है उसको बताएं कि हम रिलेशनशिप में रह रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई दिक्कत है, क्योंकि अगर कंसेंटेड एडल्ट एक साथ रहना शुरू करते हैं तो उन कंसेंटेड एडल्ट्स को, एजेंसीज को बताने में भी कोई दिक्कत थोड़ी है। क्योंकि आप इसी देश में अगर आप देखिए तो राइट टू प्राइवेसी की भी बात होती है, लेकिन राइट टू प्राइवेसी के साथ जो लॉ फ्रेम्ड बाय द स्टेट है, वो लॉ फ्रेम्ड बाय द स्टेट भी, क्योंकि आप डिस्क्रीटली नहीं रहे भाई, ऐसा नहीं रहेगा आप डिसऑनेस्टली रह रहे हैं। अगर आप ऑनेस्टली एक दूसरे के साथ करें तो इसी देश में तो इंटरफेथ मैरिजेस भी अलाउड है। पेरेंट्स से परमिशन लेने की भी बात, पेरेंट्स को इन्फॉर्म करने की परमिशन, कोई पेरेंट, कंसेंटेड एडल्ट के पास अपना अधिकार होता है कि वो अपने जीवन का फैसला कर सके। लेकिन लिव इन रिलेशनशिप एक दिन के रिलेशनशिप को नहीं कहा जाता, वो कंटिन्यूअस जो रिलेशनशिप होता है उसको लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है। अगर दो लोग आपस में रहने का फैसला करते हैं तो वो दो लोग बता क्यों नहीं सकते, ताकि उनकी भी सिक्योरिटी हो, उन्हें भी पूरी तरह सुरक्षा मिले, और उस रिलेशनशिप से अगर कोई किसी आगे बच्चे का जन्म होता है तो उसको भी सुरक्षा मिले। बिल्कुल। एक चीज़ ये भी था कि जो बहुविवाह, जैसे हिंदुओं में तो 2 विवाह करना पहली पत्नी के रहते हुए बिना तलाक दिए दूसरी शादी नहीं कर सकते, लेकिन मुसलमानों में 4 शादियां कर सकते, ये उनका पर्सनल लॉ था। क्या ये भी खत्म हो जाएगा ये कानून आने के बाद? नेचुरली पॉलीगेमी इसमें खत्म होगी, क्योंकि एक से ज़्यादा महिलाओं का, माने आप ये भी समझिए कि हर महिला को उचित अधिकार तभी मिलेगा जब एक पत्नी और 2 बच्चों का नोबल कॉन्सेप्ट इस देश में लागू होगा, जिसमें राम राज्य की अवधारणा की हम बात करते हैं। वो इस हिसाब से नहीं देखा जाना चाहिए कि राम राज्य किसी धर्म विशेष का। राम राज्य का मतलब ही है एक महिला 2 बच्चे। तो अगर इस तरह से एक ही महिला होगी तो उसको पूरा अधिकार अपने पति के साथ सम्मानपूर्वक जीवन जीने का भी अधिकार होगा,
और सम्मानपूर्वक संपत्ति में जो हिस्सा है वो भी लेने का अधिकार होगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी सोसाइटी में महिलाओं को बड़े सम्मान की नज़र से देखा जाता है, लेकिन अल्टीमेट सफरर भी वही होती हैं। तो इसीलिए ये बात जो है कि एक विवाह अगर होगा तो जो रिलीजियस स्क्रिप्चर से निकला हुए कानून जो 4 विवाह की इजाजत देता है उस पर रोक लगेगा। ऐसी प्रैक्टिसेस तो बहुत पहले खत्म हो जानी चाहिए थी। हमने देश में सती प्रथा खत्म किया, हमने देश में बाल विवाह खत्म किया, हमने देश में बाइगेमी जो हिंदू, सिख, क्रिश्चियन और जैन, बौद्ध धर्म के लोग हैं वहां पर खत्म किया। तो अब जो है जब हम प्रोग्रेसिव सोसाइटी के पार्ट हैं, 21वीं सदी में हम बात कर रहे हैं और दुनिया के सारे मॉडर्न कंट्रीज ने एक से ज्यादा विवाह को वैध नहीं माना है, तो भारत में भी तो उस समय भारत में रहने वाला हर व्यक्ति एक ही पत्नी के नोबल कॉन्सेप्ट को फॉलो करेगा। तो मैं समझता हूँ कि हम एक बड़े प्रोग्रेसिव सोसाइटी के पार्ट बनने जा रहे हैं और ये बड़ा ही लैंडमार्क डिसीजन है उत्तराखंड सरकार का। और ब्रज मैं आपको बताऊं कि बाकी राज्यों को भी इसको मॉडल आइडियल मान करके इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना चाहिए। क्या इस बिल में लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर भी बढ़ाने की उम्र की बात की गई है? जी बिल, निश्चित तौर पर इसमें शादी की उम्र की बढ़ाने की बात की गई है। इस बिल में कहा गया है, अभी तक तो देखिए 18 साल और 21 साल का है, हाँ। लेकिन 18 साल का और 21 साल का कुछ हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ऐसी है पर्सनल लॉज के ऊपर लागू नहीं होता। उसमें वो देखते हैं कि पबर्टी की है, इसको देखते हैं। तो अगर शादी की एज बढ़ेगी और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा तो इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन हर धर्म की बच्ची की शादी के लिए एक निश्चित उम्र बढ़ जाएगी। तो ऐसा कहा जाता है कि उस समय वो बच्ची डिसीजन लेने में सक्षम होगी। शादी जैसा जो है जीवन में, जब ये यूनियन में जाते हैं, एक लीगली वेडेड यूनियन में जाते हैं, शादी जैसे रिलेशनशिप में उम्र बढ़ेगी तो उसकी अपनी सोचने की क्षमता कि उसे किसी व्यक्ति से विवाह करना है कि नहीं करना वो बढ़ेगी, और साथ ही साथ उसकी एजुकेशन भी जो है वो कंप्लीट होगी, क्योंकि जो बेसिक ग्रेजुएशन है वो ग्रेजुएशन उसी समय तक पूर्ण होता है। आपने बात की इसकी जो बहुविवाह की बात कही कि ये खत्म हो जाएगा। कई जनजातियां जो ट्राइबल्स एरिया हैं उत्तराखंड में भी, वहां पर एक से ज्यादा शादियां करते हैं। क्या वो भी कस्टम जो प्रैक्टिसेस चली आ रही वो भी खत्म हो? देखिए, मुझे लगता है कि इसमें अनुसूचित जनजातियों को कितना इस दायरे में रखा गया है ये एक देखने का विषय है, लेकिन अनुसूचित जनजातियों के अपने विशेष प्रैक्टिसेस हैं जो फॉलो होती हैं, और वो अनुसूचित जनजातियों के जो बहुत सारी अच्छी प्रैक्टिसेस भी हैं, वो प्रैक्टिसेस कितनी कि एक से ज़्यादा शादी करने का उनका खत्म हुआ कि नहीं हुआ, वो एक्चुअल में जब क्योंकि उनमें कजिन्स की भी शादी, कजिन्स में भी शादी होती है, तो इस पर भी सवाल आएगा कि वो उसका क्या होगा। देखिए, कजन्स से शादी और वो तो फिर एक बात ये आ गई, हम डिफरेंट डायरेक्शन में चले गए। कजिन से शादी करने की बात पर अगर हम जाते हैं तो फिर तो अगर हम मुस्लिम लॉ की बात करें या हम महाराष्ट्र के कुछ जगहों पर भी देखें तो महाराष्ट्र में भी इस तरह की मैरिजेस अलाउड हैं, तो वो तो फिर सपिंडा और तमाम बाकी जो अलग डायरेक्शन में अभी बात चली जाएगी। अभी बात जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की चल रही है, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड में ब्रिज अगर हम देखें तो खास तौर से विवाह, तलाक, गोद लेने की प्रक्रिया, रखरखाव, संरक्षकता, महिला को प्रॉपर्टी में अधिकार, उसको एडॉप्शन का, गार्जियनशिप का, ये जो कानून हैं ये कानून एक रूपता, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ। सरला मुदगल के केस में भी देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, शाहबानो के केस में भी आप देखिए, जब भरण पोषण देने की बात थी तो भी सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही। अभी 2020 में भी ये बात कही सुप्रीम कोर्ट ने कि पता नहीं सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर के, उन्हें तमाम हाई कोर्ट्स अपने अपने व्यूज ब्रिजेस में दे चुके हैं। तो ये ऐसी ज़रूरत थी यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक समान कानून जो पिछले कई वर्षों से देश में चला आ रहा था, और जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट में भी ये बात आई। नहीं तो ये संविधान में कहाँ से प्लेस होता, डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी नहीं आता। फिर आर्टिकल 37 की बात नहीं होगी कि स्टेट इंश्योर करेगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को ट्रू लेटर और स्पिरिट में लागू करे, और संविधान सभा में इस पे प्रॉपर डिस्कशन हुआ। लेकिन उस समय की क्या परिस्थितियां थी वो हमारे जो संविधान निर्माता है वही बता पाएंगे कि वो क्यों नहीं लागू कर पाए। जो प्रॉपर्टीज को लेके है, जैसे मुस्लिमों में अलग लॉ है, जैसे लड़कियों को प्रॉपर्टी के राइट्स और लड़कों में डिफरेंशिएट किया गया, क्या वो भी खत्म हो जाएगा ये कानून होने? देखिए, निश्चित तौर पर अभी अगर आप देखें तो इंडियन सक्सेशन एक्ट और हिंदू सक्सेशन एक्ट दोनों जो कानून हैं, जो खास तौर से हिंदू कोड बिल के, जो हिंदू महिलाओं के लिए, हिंदू, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन, सिख धर्म की महिलाओं के लिए लागू होते हैं, तो वो जो हिंदू सक्सेशन एक्ट बराबर हक देता है पैतृक संपत्ति में भी, और पिता के पहले की जो उनकी अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, जो परिवार की संपत्ति, उसमें भी, इसमें उनको अधिकार देता है इस बात का
कि उनको पूरा संपत्ति में बेटे के समान मिले। लेकिन अगर पर्सनल लॉज के मुताबिक अगर हम देखें तो उसमें लड़कों को ज़्यादा अधिकार हैं, लड़कियों को कम हैं। तो इसके लागू होने से अन्य धर्म के लोग जो पर्सनल लॉज को मानते थे, वो उनके लोगों को भी इस कानून के आ जाने से बराबरी का हक मिलेगा, और ये बड़ा वेलकमिंग डिसीजन है। हलाला और इद्दत को भी लेकर कुछ इस बिल में कहा गया है। हलाला जैसी प्रैक्टिसेस तो निश्चित तौर पर ख़त्म हो जानी चाहिए। कब की एक लेडी के सोशल स्ट्रेस से और स्टिग्मा से गुजरती है, उसको ऐसी प्रैक्टिसेस देश में संविधान आने के बाद मॉडर्न सोसाइटी में बिल्कुल परमिट नहीं होनी चाहिए थी। और ये हलाला जैसी जो मैंने कुप्रथा मैं कहूँगा, उसका तो बहुत पहले का उसमें पर्सनल लॉज को तो भी उसमें भी नहीं होना चाहिए था। और ये समझता हूँ कि ये भी बहुत अच्छा है कि इसको जो है हलाला को ख़त्म किया। मैं एक चीज़ नहीं समझ पाया, जैसे आप कह रहे हैं कि जो यूसीसी है काफ़ी हेल्पफुल है कंट्री के ग्रोथ के लिए, कल्चर के लिए, सोसाइटी के लिए, फिर भी इसका मुस्लिम पक्ष या कुछ विरोधी दल क्यों विरोध कर रहे हैं? ब्रिज देखो, दो तरह की बातें होती हैं कि जब हम कुछ लोगों को अपने पर्सनल लॉज संविधान से ऊपर लगते हैं, और जो लोग संविधान का मूल कैरेक्टर देखने की बात करते हैं कि सेलेक्टिव इंटरप्रिटेशन करते हैं संविधान का, हमें जो संविधान अधिकार देगा हम तो मानेंगे वही संविधान। तो ये भी कहता है आर्टिकल 13 सब क्लॉज 4 कि लॉ डिराइव्ड फ्रॉम पार्लियामेंट। तो ये तो जो पहले के लॉ हैं वो तो डिराइव्ड फ्रॉम पार्लियामेंट नहीं है। तो ऐसे लॉज को तो ख़त्म हो जाना चाहिए, उनको प्रोग्रेसिव सोसाइटी का पार्ट बनना चाहिए। और जो लोग इस तरह की बात करते हैं उनके दो स्वार्थ हैं। एक तो धर्म का जो माने उनको दिखा करके और उन लोगों को मेन धारा से काटने का, और दूसरा जो है वो प्रोग्रेसिव सोसाइटी का पार्ट अगर बन जाएंगे तो उनकी जो धर्म की जो माने प्रमुखता उनके ऊपर थोपनी होगी वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन संविधान में आप देखिए, पहले पंथ निरपेक्षता की बात थी, फिर धर्म निरपेक्षता की बात आई। तो धर्म निरपेक्ष अगर देश है तो कानून भी तो धर्म निरपेक्ष होना चाहिए। अगर हम सेक्युलरिज्म कहते हैं तो कानून सेक्युलर क्यों नहीं हो सकता? और जैसे ही कानून सेक्युलर होगा तो यूनिफॉर्म सिविल कोड तो उसका फर्स्ट बेसिक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। क्योंकि बार बार यही जिक्र आता है कि ये मेरा पर्सनल राइट है, ये मेरा पर्सनल लॉ कहता है कि मैं 4 शादियां कर सकता हूँ। फिर सरकार कौन होती है डिसाइड करने वाली? संविधान में पर्सनल लॉ को ये कहाँ कहा गया है कि आप 4 शादी? संविधान में तो कहा गया संविधान ही सर्वोपरि है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हर व्यक्ति को समान अधिकार होगा। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहता है महिला को धर्म के आधार पर जो है उसको क्लासिफाई नहीं किया जाएगा, जाति के आधार पर नहीं किया जाएगा, लिंग के आधार पर नहीं किया जाएगा। तो महिला और महिला के बीच में भेदभाव पैदा करने वाला कानून पर्सनल कैसे हो गया? वो तो भेदभाव की बात करता है। तो भेदभाव जैसा कानून जो उनको सर्वोच्च स्थान नहीं देता हो समाज में, वो तो जाना ही चाहिए। मतलब कुल मिला के यूसीसी से महिलाओं को बहुत बेनिफिट होने वाला है। महिलाओं को बेनिफिट हो, महिलाओं के बाद उनको आज स्वयं से सक्षम होने का, स्वयं से निर्णय लेने का, और जो वो कुप्रथा एक चली आ रही थी सदियों से, उसको ख़त्म करने का एक मौका मिला है। और मैं समझता हूँ ट्रिपल तलाक बैन हुआ तो देश में कितने लोग, कितनी महिलाओं ने इसका वेलकम किया। और आप ये भी समझिए ब्रिज कि चाय गिर गई, हम तो न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स उस समय पढ़ रहे थे कि सुबह ठंड में महिला चाय लेकर अपनी पत्नी के पास जा रही थी, चाय गिर गई और उसे ट्रिपल तलाक कह के उसको तलाक दे दिया। एक मैटर सुप्रीम कोर्ट में आया, आप याद करिए, कि जिसमें तलाक एहसन, जब ट्रिपल तलाक बैन हुआ तो वो जर्नलिस्ट हैं जिनका मैटर है, हम लोगों के पास भी कुछ समय तक था। तो वो जो है तलाक एहसन माने जो उनके हस्बैंड हैं, उनके हस्बैंड ने लीगल नोटिस के माध्यम से तलाक भेज दिया, व्हाट्सएप पर तलाक लोग भेज देते थे। तो ऐसी कुप्रथाएं तो खत्म होनी चाहिए। जब हम एक रूल ऑफ लॉ से गवर्न होने वाली कंट्री हैं तो विवाह के बाद विच्छेद जैसी जो बड़ी बात है वो भी तो रूल ऑफ लॉ से ही चलना चाहिए। बिल्कुल। समय हो चुका है सर, आपने हमसे बात किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर जैसा सर ने कहा, यूसीसी का मतलब है सभी के लिए समान कानून। आप लोग भी इंडिया.com देखते रहिए। शुक्रिया।